ऐसा माना जाता है कि कौवे मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर यह सुपर पावर किसी इंसान को मिल जाए? कुछ ऐसा ही होता है एरिक नाम के एक नशेड़ी के साथ। जब कुछ गुंडे उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डालते हैं और जब एरिक अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को दूसरी दुनिया में ढेर सारे कौवों से घिरा हुआ पाता है, जो उसे ऐसी शक्तियां देते हैं कि उसका शरीर सबसे बड़ी चोट को भी आसानी से ठीक कर सकता है। लेकिन आखिर उसे ही ये शक्तियां क्यों चुनी गई और आखिर में इसके बदले उसे कौन सी कीमत चुकानी पड़ी? यह जानने के लिए देखते रहिए। कहानी की शुरुआत में हमें जवान एरिक दिखाई देता है। जब एरिक घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका घोड़ा बाढ़ में फंसकर बुरी तरह घायल हो गया है। एरिक की मां शराब की आदी थी और मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। उसने तार हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसके अपने हाथ भी बुरी तरह घायल हो गए। एरिक अपने घोड़े को बचा नहीं पाया और उसके हाथों के गहरे घाव हमेशा के लिए उसके साथ रह गए। वह बार बार अपने सपनों में वही दिन देखता था जहां उसका घोड़ा दर्द में था और वह उसे बचा नहीं पाया। इस घटना के 15 साल बाद हमें शैली नाम की एक लड़की दिखाई देती है। उसे उसकी दोस्त जेड का वीडियो मैसेज आता है। जब शैली वह वीडियो खोलती है तो वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उस वीडियो में विंसेंट रो के नाम के एक बेहद ताकतवर और प्रभावशाली आदमी के खिलाफ हत्या के सबूत होते हैं। जेड सबको उसकी सच्चाई बताना चाहती थी और उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा यही था कि शहर छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। वह शैली को किसी से भी मिलने या बात करने से मना करती है, लेकिन जैसे ही जेड अपने अपार्टमेंट पहुंचती है कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। मैरी नाम की एक औरत उसका फोन छीन लेती है और वह देखती है कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी। उसके लोग बेहोश हालत में जेड का अपहरण कर लेते हैं और सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। शैली को एहसास हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है, जिसके बाद वह डॉम को मदद के लिए फोन करती है। डॉम फोन नहीं उठाता, लेकिन शैली तुरंत घर छोड़कर भाग जाती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा था। उससे बचने की कोशिश में वह कुछ पुलिस वालों से टकरा जाती है और उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। अफसर उसकी मदद करते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर नीचे गिरी हुई ड्रग्स पर पड़ती है। इसके बाद शैली को गैरकानूनी नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ड्रग्स की मात्रा कम थी, इसलिए शैली को सुधार के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया गया। यहाँ हमें बड़ा हो चुका एरिक दिखाई देता है। अपनी शराबी मां की वजह से उसका बचपन भी नशे की दलदल में फंस गया था। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बचा लिया गया। रिहैब में उसके साथी उसे परेशान करते थे, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं कहता था, क्योंकि जिन मुश्किलों से वह गुजर चुका था उनके सामने यह सब कुछ भी नहीं था। एक रात वह फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर शैली पर पड़ती है। एक ही नजर में वह उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद वह आत्महत्या का इरादा छोड़ देता है। इसी बीच हमें विंसेंट दिखाई देता है, जो एक ओपेरा हाउस का मालिक था, जिसकी वजह से उसे अपनी असली पहचान छुपाने में मदद मिलती थी और वह अपने अपराधों का कारोबार बहुत आसानी से चलाता था। मैरी उसे बताती है कि हमें जेड मिल गई है। इसके बाद विंसेंट सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारी दोस्त शैली कहाँ है? जेड बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि शैली कहाँ गई है। विंसेंट कहता है कि पिछले 100 सालों में मुझे तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां मिली हैं और मैंने तुम जैसी कई लड़कियों को मार डाला है। वह कहता है कि मैं बुरे लोगों को मारना चाहता हूं, लेकिन उनकी जगह तो पहले से ही नर्क में तय है। विंसेंट कबूल करता है कि उसने शैतान के साथ सौदा किया है और उसे खुद नर्क में नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए वह मासूम आत्माओं को नर्क भेजता है। जेड उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन विंसेंट उसके कान में कुछ शब्द बोलता है, जिसके बाद जेड अपने शरीर पर नियंत्रण खो देती है और एक नुकीले औजार से अपनी गर्दन पर वार करके अपनी जान ले लेती है। विंसेंट उसके ऊपर हाथ रखकर कुछ दोहराता है और उसकी आत्मा को नर्क भेज देता है। शैली खुद को रिहैब में सुरक्षित महसूस कर रही थी। इसी दौरान उसकी नजर एरिक पर पड़ती है। रिहैब में लड़के और लड़कियों के आपस में बात करने पर पाबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रिहैब के नियम बहुत सख्त थे, इसीलिए जब भी उन्हें मौका मिलता वे एक दूसरे को देखकर इशारों में बातें करते। उनके लिए ग्रुप एक्टिविटीज करीब आने का सबसे अच्छा बहाना थी। एक दिन शैली गार्ड से बचकर एरिक के कमरे तक पहुंच जाती है। वह दीवार पर बनी एरिक की ड्राइंग्स देखती है, जो एरिक ने खुद बनाई थी। उसे वे ड्राइंग्स बहुत पसंद आती हैं और वह एरिक से कहती है कि वह उन्हें उसे दे दे। वह उन ड्राइंग्स को अपने पास रखने की इच्छा जताती है। इसी दौरान उसकी नजर एरिक के हाथों पर पड़े कट्स पर जाती है, जो उसकी आत्महत्या की कोशिशों की वजह से बने थे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि पेशेंट नंबर 105 से मिलने कोई आया है। एरिक देखता है कि 105 शैली का नंबर था, लेकिन शैली उसे बताती है कि इस शहर में उसे कोई नहीं जानता। एरिक कहता है, डरो मत, मैं जाकर देखता हूं कौन है। एरिक कुछ लोगों को देखकर उन्हें वकील समझने की गलती कर बैठता है, लेकिन शैली देखती है कि उसकी मां मैरियन के साथ उसे यहाँ से ले जाने आई थी। वो बहुत डर जाती है और एरिक से उसे छिपाने के लिए कहती है। एरिक जानता था कि जब तक उनके पैरों में ट्रैकर लगा है तब तक छिपने की कोशिश बेकार है। वह शैली को लॉन्ड्री रूम में ले जाता है और एक वेंट के रास्ते नीचे ग्राउंड तक पहुंचता है। सिक्योरिटी को पता चलने से पहले ही वे दोनों बाढ़ कूदकर वहां से भाग जाते हैं और किसी से लिफ्ट लेकर शहर से बहुत दूर निकल जाते हैं। शैली अपनी दोस्त के खाली अपार्टमेंट में जाती है। वह कहती है कि एरिक का उसके साथ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह उसे वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन एरिक उसे इस हालत में अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। पकड़े जाने के डर से दोनों कई दिनों तक अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलते। इसी दौरान वे अपनी पुरानी जिंदगी के अच्छे और बुरे पल एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और उनके बीच की नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं। इसी बीच कुछ लोगों को पानी में जेड की लाश मिलती है। वे तुरंत पुलिस को खबर देते हैं, लेकिन पुलिस भी विंसेंट के लिए काम करती थी।
थी। जब यह खबर विंसेंट तक पहुंचती है तो वह तुरंत उस लड़की को ढूंढने और उसे मार डालने का आदेश देता है, क्योंकि अगर वह वीडियो लीक हो गया तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। शैली और एरिक बिना किसी डर के अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। वे दोनों जंगल में घूमने और चीजें खोजने जाते हैं। इसी दौरान शैली को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ समय बाद वह सब कुछ भूल जाती है। म्यूजिक शैली का जुनून था। एक दिन वह पियानो बजाती है, लेकिन तभी उसे एक बहुत बुरी बात याद आ जाती है, कुछ ऐसा जिसे भूलने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लिया था। वह एरिक से कहती है कि जब वह छोटी थी तब उसकी माँ उससे पैसों के लिए ऐसे काम करवाती थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह कहती है कि उसने लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि उसने आखिर क्या किया था, क्योंकि उसे डर था कि सच जानने के बाद एरिक उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एरिक उससे कहता है कि जब वह उससे पहली बार मिला था उसी रात वह आत्महत्या करने वाला था, लेकिन फिर मुझे तुम मिल गई। मैंने अपना इरादा बदल दिया। एरिक उससे वादा करता है कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। शैली उसे एक डांस क्लब में ले जाती है। जब वे दोनों डांस कर रहे होते हैं तभी डॉम उन्हें देख लेता है और शैली से वहां से चले जाने को कहता है। शैली को पता चलता है कि किसी ने जेड का कत्ल कर दिया है और अब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। एरिक पूछता है कि वह आदमी कौन था, लेकिन शैली उससे वादा करती है कि घर पहुंचकर वह उसे सब कुछ बता देगी। लेकिन जैसे ही वे अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं विंसेंट के लोग उन पर हमला कर देते हैं। एरिक अपनी आंखों के सामने शैली को मरते हुए देखता है और थोड़ी ही देर में उसकी खुद की सांसें भी रुक जाती हैं। मरने से पहले एरिक को कुछ अजीब दृश्य दिखाई देते हैं जिनमें वह शैली को पानी में डूबते हुए देखता है। इसके बाद एरिक पानी से बाहर निकलता है और उसे एहसास होता है कि वह अभी भी जिंदा है। वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उससे कहता है कि उसका पीछा करो। एरिक को लगता है कि यह किसी ड्रग का साइड इफेक्ट है, क्योंकि वह अपने सामने ऐसी दुनिया देख रहा था जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह जगह पूरी तरह सुनसान थी और चारों तरफ सिर्फ कौवे ही कौवे थे। जिस आवाज को वह सुन रहा था वह भी एक कौवे की आवाज थी। एरिक पूछता है, मैं कहाँ हूँ और यह कैसी जगह है? वह आदमी बताता है कि उसका नाम क्रोनोस है और कहता है, तुम वहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। वह एक कहानी सुनाता है कि ऐसा माना जाता है कि जब कोई इंसान मरता है तो कौवे उसकी आत्मा को सही जगह तक पहुंचाने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की मौत इतनी दर्दनाक होती है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। उसकी बातें एरिक की समझ से बिल्कुल बाहर थी। उसे यह सब एक बुरा सपना लगता है और वह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस जगह का कोई अंत ही नहीं था। क्रोनोस कहता है, लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर वह एरिक को धक्का देता है और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। एरिक खुद को फिर से अपने अपार्टमेंट में पाता है और शैली को आवाज लगाता है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह विंसेंट का आदमी था जो शैली का फोन लेने आया था। वह एरिक से कहता है, तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, बाहर आओ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। एरिक उसके सामने बहुत आसानी से आ जाता है और उसे अपने साथ हुई सारी बातें बताने लगता है, लेकिन वह अफसर तुरंत उसे गोली मार देता है। उसे लगता है कि एरिक मर चुका है, लेकिन गोली लगने के बाद भी एरिक जिंदा रहता है। इसके बाद एरिक उसे मार डालता है। हालांकि उसकी खुद की हालत भी बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसके पेट से खून बह रहा था। दर्द से चीखते हुए एरिक अपने हाथ को वापस खींचता है और देखता है कि उसका शरीर अपने आप ठीक हो रहा है। क्रोनोस की आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और उसे एहसास होता है कि एक कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा है। एरिक देखता है कि शैली पुल के ऊपर खड़ी है। उसे बचाने के लिए वह पानी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वह पानी को छूता है वह फिर से क्रोनोस के पास पहुंच जाता है। अब एरिक समझ जाता है कि वे दोनों मर चुके हैं, लेकिन वह क्रोनोस से पूछता है कि शैली उसके साथ क्यों नहीं है। क्रोनोस कहता है कि शैली नर्क में है और अगर वह चाहे तो उसे वापस ला सकता है। वह कहता है कि जिन लोगों ने तुम दोनों को मारा वे इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। वे मासूम आत्माओं को नर्क भेजते हैं। उन्होंने संतुलन बिगाड़ दिया है और अब तुम उसे ठीक कर सकते हो। क्रोनोस कहता है, उन सबको मार डालो और तुम्हें अपनी जिंदगी वापस मिल जाएगी। ये शक्ति तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम्हारे और शैली के बीच का प्यार सच्चा है। तुम मरोगे नहीं, लेकिन हर चोट का दर्द तुम्हें जरूर महसूस होगा। एरिक वापस अपनी दुनिया में लौटता है और सबसे पहले अपने दोस्त के पास हथियार लेने जाता है। इसके बाद एरिक शैली को बचाने और उन लोगों से बदला लेने की तैयारी करता है। उधर शैली की मां सोफिया के पास कुछ लोग पहुंचते हैं। वो झूठ बोलती है कि उसकी बेटी की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी, लेकिन एरिक उससे कहता है, जब उन लोगों ने उसे मारा तब तुम वहीं मौजूद थी। वह गुस्से में कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं उससे प्यार करता था और मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जो इसमें शामिल थे। इसके बाद एरिक शैली के कमरे में जाता है जहां उसे कुछ पुरानी तस्वीरें और एक थिएटर का एंट्री पास मिलता है। जब एरिक वहां पहुंचता है तो रास्ते में उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने शैली को मारा था। एरिक उसके सिर पर बंदूक तान देता है और बाकी लोगों के नाम और पते पूछता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी खतरा महसूस करता है वह अचानक हमला कर देता है और एरिक को गोली मार देता है। इसके बाद एरिक थिएटर से बाहर आती मैरियन को देखता है। उसे देखते ही वह उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली शीशे को पार नहीं कर पाती और वह बच जाती है। एरिक उसकी कार में घुसकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लंबी पीछा करने के बाद वह कार से नीचे गिर जाता है और एक ट्रक के नीचे बुरी तरह कुचल जाता है। अपनी हीलिंग शक्तियों की वजह से एरिक का शरीर फिर से खुद को ठीक करने लगता है, लेकिन उसे जो दर्द सहना पड़ रहा था वह बेहद भयानक था। उधर विंसेंट सोफिया से उस लड़के के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वह लड़का मरकर भी जिंदा है। विंसेंट सोफिया को मार डालता है और अपने लोगों को आदेश देता है कि एरिक को जिंदा पकड़कर लाया जाए। इसी बीच एरिक डॉम को ढूंढ लेता है और उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे विंसेंट का हाथ है। वह लोगों के दिमाग में घुसकर उनके अंदर के शैतान को उन पर हावी कर देता है। एरिक पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेता है और उसे वह फोन मिल जाता है जिसमें वह वीडियो था। वीडियो में एरिक देखता है कि जब विंसेंट लोगों को नियंत्रित कर रहा था तब शैली ने किसी का कत्ल कर
दिया था। वह हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि एरिक पूरा वीडियो भी नहीं देख पाया। उसके दिमाग से शैली की वह डरावनी तस्वीर निकल ही नहीं रही थी। अब उसे शैली के प्यार पर शक होने लगा कि कहीं वह उससे झूठा प्यार तो नहीं कर रही थी। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि पहले पूरी सच्चाई जान लो, फिर कोई फैसला लेना। लेकिन तभी विंसेंट के लोग उन पर हमला कर देते हैं। एरिक उनसे लड़ता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है। वह नोटिस करता है कि उसका शरीर अब ठीक नहीं हो रहा था और आखिर में वह मर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने क्रोनोस खड़ा होता है। एरिक को लगता है कि उसकी हीलिंग शक्तियां इसलिए चली गईं क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और क्योंकि उसके मन में शैली के प्यार को लेकर शक पैदा हो गया था। क्रोनोस उससे कहता है, तुम शैली को बचा नहीं सकते, हालांकि तुम्हें अपनी जिंदगी वापस मिल सकती है, बस उसे भूल जाओ। लेकिन एरिक ऐसा करने से मना कर देता है। वह कहता है कि वह सच में शैली से प्यार करता है और उसके लिए नर्क में उसकी जगह लेने को भी तैयार है। जैसे ही वह यह कहता है, ढेर सारे कौवे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और क्रोनोस अपना और एरिक का खून मिलाकर कुछ शब्द दोहराता है। अचानक एरिक का शरीर बदलने लगता है और वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। उसका खून काला पड़ जाता है। अब उसके पास दोनों दुनियाओं में आने जाने की शक्तियां आ चुकी थी। उसे विंसेंट को मारने का एक और मौका दिया जाता है और एरिक फिर से अपनी मरी हुई देह में जाग उठता है। वह उन सभी लोगों को बेरहमी से मार डालता है। फिर उसे उन फोन में से एक पर मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि मैरियन ओपेरा हाउस आने वाली है। एरिक अपना चेहरा ठीक करता है और खुद को तैयार करके विंसेंट को मारने निकल पड़ता है। जैसे ही एरिक ओपेरा हाउस में प्रवेश करता है, वह उसे रोकने वाले हर आदमी को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। तलवार, चाकू और गोलियां उसे सिर्फ दर्द दे सकती थी, लेकिन मार नहीं सकती थी। कुछ ही देर में ओपेरा हाउस लाशों से भर जाता है। इसके बाद एरिक मैरियन तक पहुंचता है और उसे विंसेंट के बारे में पूछता है। मैरियन सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन इसके बावजूद एरिक उसका और उसके सहायक का गला काट देता है और शो के बीच में उनकी लाशें दर्शकों के सामने फेंक देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद एरिक विंसेंट की निजी हवेली में पहुंचता है, जहां विंसेंट आराम से बैठा अपने बाल बना रहा था। एरिक उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन विंसेंट उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। वह अपना हाथ काटकर एरिक को दिखाता है कि वह भी बाकी लोगों की तरह एक इंसान ही है। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, कोई भी उसे मार सकता है। लेकिन तभी वह एक तेज हथियार से एरिक पर हमला करता है और देखता है कि उसका खून काला है। जैसे ही उसे एरिक की शक्तियों का एहसास होता है, वह उसके कान में कुछ शब्द बोलता है और उसकी शक्तियां छीनने की कोशिश करता है। वह एरिक के अंदर की बुरी यादों को बाहर निकालने लगता है और लगभग उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। लेकिन तभी एरिक उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाता है। विंसेंट बिना मरे ही परलोक में पहुंच चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे कि उसका फैसला तुरंत हो जाता है और नर्क के राक्षस उसे बेहद दर्दनाक मौत देकर अपने साथ नर्क में घसीट ले जाते हैं। एरिक अपना काम पूरा कर चुका था और वादे के मुताबिक शैली की आत्मा नर्क से वापस लौट आती है। एरिक उससे कहता है कि वह वापस नहीं जा सकता। उसने एक सौदा किया था, लेकिन इससे पहले कि शैली कुछ समझ पाती, वह खुद को अपने अपार्टमेंट में पाती है। उसके सामने क्रोनोस खड़ा था। वह शैली से कहता है कि एरिक ने उसके लिए खुद की कुर्बानी दे दी। जब शैली पीछे मुड़कर देखती है तो वहां एरिक की लाश पड़ी होती है। उसे मरा हुआ देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है और उसे एरिक के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। उधर दूसरी दुनिया में एरिक क्रोनोस की जगह ले लेता है और अब उसे वहीं रहना था जब तक कोई और उसकी जगह लेने नहीं आ जाता। एरिक अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका था और उसे यकीन था कि एक दिन वह और शैली फिर से जरूर मिलेंगे। इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए